व्यूअर्स। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका शाम की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश को देश में नंबर 1 बनाएंगे, बोले विश्वास कैलाश सारंग। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप सफलता पर जोर दिया। योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर की परियोजनाओं का किया निरीक्षण। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। मध्य प्रदेश को देश में नंबर 1 बनाएंगे, बोले विश्वास कैलाश सारंग। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने आज सतत पर्यटन को लेकर आयोजित एक बैठक में कहा कि राज्य के पास आध्यात्मिक पर्यटन, वन्य जीवन पर्यटन और ग्रामीण पर्यटन जैसी विविध संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश ने पर्यटन के क्षेत्र में व्यवस्थित प्रयास किए हैं, जिससे राज्य का पर्यटन स्थलों का विकास तेजी से हो रहा है। मंत्री ने कहा, आज हम सभी पर्यटन से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि दिशा में काम कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश आने वाले समय में देश में पर्यटन के मामले में नंबर 1 बने। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। टूरिज्म और खासकर सस्टेनेबल टूरिज्म को लेकर आज विचार विमर्श हुआ है। मध्य प्रदेश टूरिज्म का एक बहुत ही व्यवस्थित डेस्टिनेशन है। हमारे यहाँ आध्यात्मिक। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप सफलता पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय प्रबंध संस्थान मुंबई में स्टार्टअप जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में स्टार्टअप नीति को प्रोत्साहित करने के देश में स्टार्टअप आंदोलन को नई गति दी है। 2015 में लाल किले से पीएम मोदी ने स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया अभियान की शुरुआत की थी, जिससे पहले केवल 300 से 400 स्टार्टअप थे, जो अब बढ़कर 1.7 लाख से अधिक हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इसी तेजी से विकास के कारण भारत वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम में तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। इसके अलावा पीएम मोदी ने डीप ओशन मिशन की घोषणा की है, जो शुरू हो चुका है और अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देकर इस क्षेत्र को व्यापक बनाया गया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर की परियोजनाओं का किया निरीक्षण। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। सीएम ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज जिले की पहचान बन चुके हैं, जहां के विकास की गवाही देते हैं। उन्होंने हाल ही में निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज का निरीक्षण किया, जो स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस जिले में लगभग 1100 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत या निर्माणाधीन है, जो आने वाले समय में गाजीपुर के विकास को और गति देगी। मित्रों, मुझे आज वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक के दौरान गाजीपुर जनपद के भ्रमण का अवसर प्राप्त हुआ है। देश की भौगोलिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ यह जनपद अत्यंत महत्वपूर्ण जनपद है। रामायण काल से और उससे भी प्राचीन जनपद का इतिहास है। बीच के कालखंड में इस जनपद को अपनी पहचान के संकट से गुजरना पड़ा था और आज मुझे प्रसन्नता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या फिर महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज, ये आज इस जनपद की पहचान बन रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में ही नर्सिंग कॉलेज जो निर्माणाधीन है, नर्सिंग कॉलेज के निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज का निरीक्षण भी मैंने किया है और यहां पर विकास कार्यों की समीक्षा ली है, जिसमें लगभग 1100 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो वर्तमान में यहां पे पूर्ण की जा चुकी हैं या कुछ निर्माणाधीन है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत भी यहां पर कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। उनकी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए हर घर तक शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हो, इसके बारे में यहाँ पर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जनपद के अंदर अभी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण किया है, जिसमें 60,244 पुलिस भर्ती उत्तर प्रदेश के युवाओं को
उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवा में जो देश की सबसे बड़े पुलिस बल के रूप में है, वहां पर उन्हें अवसर दिया गया है, जिसमें 1534 अभ्यर्थी, यानी अकेले 1534 गाजीपुर जनपद के हैं। तो 1534 के चयन के लिए मैं गाजीपुर वासियों का अभिनंदन करता हूं, उन परिवारों को बधाई देता हूं, और ये कार्यक्रम हमारा आगे बढ़ेगा इस दृष्टि से। आज यहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पे गाजीपुर के अंदर एक अंधौ चौकिया बाईपास का एक इन्होंने यहाँ पर प्रस्ताव रखा है। इसको हम इसके लिए स्वीकृत कर रहे हैं, जिससे यहाँ के विकास और यातायात की एक बड़ी समस्या का समाधान होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक चीतनाथ घाट और कलेक्टर घाट से गाजीपुर से जुड़ा हुआ एक कॉरिडोर के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव है। हम इसको भी यहाँ पर इसका डीपीआर मंगवा रहे हैं, इस पर भी हम आगे कार्रवाई कराएंगे। विकास की सिलसिला अनवरत चलता रहेगा। मुझे प्रसन्नता है, जनपद अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। राजस्व वादों का निस्तारण मेरिट के आधार पर तेजी के साथ हुआ है। माफिया मुक्त जनपद बना है और विकास की प्रक्रिया के साथ अब गाजीपुर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ प्राप्त कर रहा है, जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को शक्तिनगर तक, गंगा एक्सप्रेसवे को मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली होते हुए गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक मिलाने की कार्रवाई हमारी आगे बढ़ने जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जनपद गाजीपुर को भी एक नई पहचान दिलाएगा। आज मुझे इस जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ है और विश्वास करता हूं कि बहुत से यहाँ की परियोजनाओं के लोकार्पण और नई परियोजनाओं के शिलान्यास के लिए फिर से हम लोग यहाँ पर गाजीपुर की जनता जनार्दन को उसका उपहार भी देंगे। धन्यवाद। आइए बढ़ते हैं अगली खबर को। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने श्री नारायण गुरुदेव और महात्मा गांधी के बीच हुई ऐतिहासिक बातचीत के शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि ये बातचीत हमारे देश के स्वतंत्रता संघर्ष और हिंसा के मार्ग को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वार्ता ने न केवल उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को बदला, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत संदेश छोड़ा है। रेखा गुप्ता ने कहा कि ये शताब्दी समारोह हमें याद दिलाता है कि सांसद और सहिष्णुता के जरिए ही हमारे सच्चे राष्ट्रीय निर्माण की दिशा में आगे बढ़ सकता है। हम सबको महात्मा गांधी और श्री नारायण गुरुदेव के आदर्श की प्रेरणा लेनी चाहिए। के सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जब जाति, धर्म भेद, अस्पृश्यता, ऊंच नीच का भाव खत्म हुआ, उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ उस मुलाकात का था जो महात्मा गांधी जी और नारायण गुरुदेव के बीच हुई। जब नारायण गुरुदेव की महानता और उनके विचार मैंने पढ़े, इतने वर्षों पुराने समाज में रहते हुए भी इतनी उच्च विचारधारा गुरुदेव की थी, जो कहती थी कि एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर और एक मानवता है। कोई जाति का भेदभाव नहीं है, कोई धर्म का भेदभाव नहीं है, हर मानव की एक ही जाति है, वो है मानवता। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनाव आयोग पर झूठे आरोपों से जनता में भ्रम फैलाते हैं, बोले उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे आरोपों को गंभीरता से खारिज किया है। शिंदे ने कहा कि राहुल गांधी बार बार बिना किसी ठीक सबूत चुनाव को आगे आरोप लगा रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर राहुल गांधी को किसी भी तरह की समस्या है तो उन्हें चुनाव आयोग या न्यायालय का रास्ता अपनाना चाहिए। शिंदे ने यह भी कहा कि जब कांग्रेस कर्नाटक या तेलंगाना जैसे राज्यों में चुनाव जीतती थी, तब उन्होंने चुनाव आयोग पर ऐसे आरोप क्यों नहीं लगाए थे। राहुल गांधी बार बार ऐसे आरोप लगाते हैं कि आज भी उन्होंने कुछ आरोप लगाया है
कुछ चुनाव क्षेत्र में ज़्यादा मतदाता थे। मेरा उनको सवाल है कि वो विपक्ष के नेता। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम भजनलाल शर्मा बोले, हम काम करते हैं, वादे नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में पीड़ित दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय संबंध पखवाड़ा का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं और सामाजिक दृष्टिकोण को लेकर अहम संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, हम बातें नहीं करते, हम काम करते हैं। हमारी सरकार किसान, गरीब, महिला और युवाओं हर वर्ग के दर्द को समझती है। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और आने वाले 5 वर्षों में 4 लाख नौकरियां देने का वादा भी दोहराया गया। सीएम भजनलाल ने कहा कि ये रोजगार मिलने पर युवा अपने परिवार का सहारा बनते हैं और यही सशक्तिकरण का असली मतलब है। बातें नहीं करते, हम काम करते हैं। हम किसान के दर्द को जानते हैं, किसान की उस मेहनत को जानते हैं, गरीब की पीड़ा को जानते हैं, महिला के दर्द को जानते हैं, युवा के उस मन को जानते हैं। वो चाहता है कि मेरे को रोजगार मिले और रोजगार मिले तो मैं मेरे पिता का सहारा बनूं, मेरी माता का सहारा बनूं। इसलिए हमने कहा है कि युवाओं को 5 साल में 4 लाख नौकरियां देंगे। मैं युवा भाइयों से कहना चाहता हूं, तैयारी करिए, पूरी तैयारी करिए। पहले से ही साल का कैलेंडर निकाल दिया गया है, कब पेपर होगा, कब उसका रिजल्ट आएगा, कब आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। जो कहा है वो हम करके आपको बताएंगे। आपने देखा है कि हमारी सरकार ने बिजली के क्षेत्र में कितना काम किया है। लगातार सिंचाई के क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है। और इतना ही नहीं, जब आदमी अच्छी आत्मा से काम करता है तो बंसी वाले की कृपा भी हो जाती है। और आपने देखा होगा पिछली बार एक भी बांध खाली नहीं रहा, एक भी बांध खाली। और आप देख रहे हैं, शायद पहली बार जून के अंदर में देख रहा था, अभी जून के अंदर कई बांधों में चादर भी चल रही है, जून के अंदर बुवाई भी हो गई है और आगे किसान को इसका बहुत बड़ा फायदा भी मिलेगा। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आने वाले समय में पूरी तरह से हमारा किसान, हमारा मजदूर, हमारी महिला, सभी को इसका लाभ मिले। 14 जून 2025 को हमने लगातार जो काम कर रहे हैं 18,509 मेगावाट रिकॉर्ड पीक डिमांड को बिना किसी व्यवधान के पूरा किया था। ये पहले जब काम करते थे तो बिजली खरीदनी इनको पड़ती थी, लेकिन हमने इस मजबूरी को खत्म कर दिया और हमने बिजली खरीदने का काम हमने उस हिसाब से नहीं किया। हमने कहा कि जब आवश्यकता पड़ेगी तो करेंगे नहीं, अपनी बिजली से हम पूरा काम करेंगे। अंत में मैं आपको इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमने केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से 1.5 वर्ष में करीब 35,000 करोड़ रुपए अल्पकालीन ऋण वितरण करने का काम किया है, जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए दिए थे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्वालियर में पीएम लीग का फाइनल मुकाबला, बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में लीग युवाओं को खेल प्रतिभाओं के सामने लाने का एक बेहतरीन मंच बन चुकी है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश लीग का शुरुआत पिछले साल हुई थी और तब से ये राज्य के खिलाड़ियों को पहचान देने में सफल रही है। सिंधिया ने गर्व से बताया कि पिछले वर्ष आईपीएल की एमपी लीग का 11 खिलाड़ियों को मौका मिला और इस वर्ष की आईपीएल विजेता टीम आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार भी इस लीग से निकले हैं। उन्होंने कहा कि रजत पाटीदार ने शानदार कप्तानी करते हुए आरसीबी को 18 साल में पहली बार खिताब दिलाया है। कि खेल कूद के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंतर्गत ग्वालियर एक नई ऊंचाई छूने जा रहा है। मध्य प्रदेश लीग का फाइनल मैच आज शाम को आयोजित किया जा रहा है। इस लीग के गठन के बाद हमारे प्रदेश के नवरत्नों को। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर।
मंत्री प्रियांक खड़गे बोले, विधायकों की मांगे स्वाभाविक है। कांग्रेस विधायक BR पाटिल और राजू कागे ने राज्य सरकार पर अपने क्षेत्रों की अनदेखी का आरोप लगाया। इन आरोपों की प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि ये स्वाभाविक है कि कोई भी विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिकतम फंड चाहता है। उन्होंने स्पष्ट किया, इनमें कुछ गलत नहीं है। अगर किसी विधायक को लगता है कि उनके क्षेत्र में कुछ जरूरत है तो वे मुख्यमंत्री या संबंधित मंत्री से सीधे बात करें। बुला लीजिए, चलेंगे। हाँ, टेल मी Raju Kage's statement that is supporting BR Patil. See, any MLA will always aspire to take the maximum number of funds to his or her constituency. And that's about it. There is nothing to read in between the lines. So quite naturally, as an MLA, I will want 1,000 crores. But I might have got only 100, 200, 300 crores. So there is nothing to be disappointed about it. And if there is anything that is needed in excess, you can always talk to the concerned minister or the chief minister. Talking in front of the media will not yield any results, right? BR Patil कह रहे हैं कि उनका हाउसिंग ने No, see, anybody, whether it is BJP, JDS or my colleagues, who are saying that there is a misappropriation of any kind or they are pressing any graft charges at the officers, they should produce documents, otherwise it will hold no relevance. And especially public representatives, when they talk to the media or talk to the public, should be more responsible and produce proof or produce documents. It's their government. Quite naturally, whatever they say will be taken seriously and will be investigated. But if we are just going to shoot in the dark, it is not going to help anybody. BJP demanding Zamir Ahmed to resign. BJP can decide, if given a chance, they will demand even Kharge Sahab to step down as Congress president. See, we can't work on what BJP demands. If there is anything that is found, automatically the CM will take a decision, High Command will take a decision. BJP, let them first figure out what to do with their BJP president. There's a lot of trouble brewing. People are asking the BJP president's resignation. So I think Mr. Ashok and the other senior leaders in BJP are not aware what's happening in their backyard first. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष स्मृति समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर गहरा संदेश दिया। उन्होंने कहा, आज 25 जून को आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ है। कुछ लोग पूछते हैं कि इतनी पुरानी घटना को याद करना कितना जरूरी है, लेकिन मैं मानता हूं कि देश की हर बड़ी ऐतिहासिक घटना, चाहे वे सफलता हो या नकारात्मक, याद की जानी चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, तब भी सवाल उठे थे, लेकिन आपातकाल कोई साधारण घटना नहीं थी। आज आपातकाल की पूर्व संध्या की 50वीं बरसी है और इस 50वीं बरसी पर यहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास ने रखा है। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि 50 साल के पहले जो हुआ, इसकी चर्चा कर आज क्या करेंगे। जब मोदी जी ने तय किया 11 जुलाई 24 को कि 25 जून को संविधान हत्या दिन के रूप में मनाया जाएगा, तब भी ये सवाल बार बार उठता था। और चूंकि ये नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय से आया था, मुझे भी व्यक्तिगत रूप से कई वरिष्ठ पत्रकारों ने सवाल पूछा था, मगर मैं मानता हूं कि आज का दिन इस संगोष्ठी के लिए सबसे उचित दिन है, क्योंकि अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय घटना के जब 50 साल पूरे होते हैं तो समाज जीवन के अंदर इसकी याददाश्त धुंधली हो जाती है। और आपातकाल जैसी लोकतंत्र की नींव हिलाने वाली की घटना, इसके बारे में याददाश्त
समाज जीवन की अगर धुंधली होती है तो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है, क्योंकि लोकतांत्रिक भाव और तानाशाही ये दो मन के दो भाव है। इसको आप व्यक्ति से मत जोड़िए। मन के जो भाव है, मानव प्रकृति के दो भाव है, वो कभी ना कभी उभर कर समाज के सामने, देश के सामने फिर से चुनौती बनकर आ सकते हैं। अगर तानाशाही का विचार फिर से चुनौती बनकर आ सकता है तो लोकतांत्रिक स्वभाव देश का भला करने के लिए भी काम आता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। काजोल ने कहा, बच्चों के साथ मां का भी जन्म होता है। दिल्ली में आयोजित एक प्रमोशन इवेंट के दौरान अभिनेत्री काजोल ने अपनी भावनाएं साझा की और अपनी आगामी फिल्म मां के विषय को बेहद दिल से समझाया। उन्होंने बताया कि जिस दिन बच्चा इस दुनिया में आता है उस दिन एक मां का भी जन्म होता है। ये दोनों के जीवन की एक नई शुरुआत होती है। उन्होंने आगे कहा कि ये एक ऐसा एहसास है जिसे लोग अक्सर ध्यान नहीं देते, लेकिन ये सच है कि मां बनना एक अलौकिक अनुभव है। काजोल ने कहा, बच्चों की नज़र में मां भगवान जैसी होती है और भगवान बच्चों के लिए आपको असाधारण काम करने पड़ते हैं, जैसे 6 महीने तक बिना ठीक से सोए रहना यह सिर्फ एक मां ही समझ सकती है। So I'll go so far as to say the first day that the child is born in this world is the first day that the mother is born in the world as well. So it's her first day as a mother, as well as the child's first day on earth. And that's something that maybe nobody realizes or gives enough weightage to. She's stumbling through and doing her best. And at the same time, moms have to show the world that they know that what they're doing, that they understand everything, and especially for their children. I think the way children look up to their moms is like, she is a god. And you have to become a god for that. You have to do the superhuman things like not sleeping for 6 months and, doing all the things that you need to do and still have a happy face, feed them, run after them, whether your back is hurting or not hurting, and be able to pick them up regardless of whether you can carry them or not. All of that. So, yeah, you have to be Superman for that, Superwoman for that. And so I think all mothers are gain the characteristics of a superwoman. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री मनमोहन लाल खट्टर ने कनॉट प्लेस में 1975 इमरजेंसी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। दिल्ली में कनॉट प्लेस में आज एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया, जिसमें 1975 की इमरजेंसी के दौरे को याद किया गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। ये प्रदर्शनी उस संवेदनशील और महत्वपूर्ण दौरे की झलकियां प्रस्तुत करता है जब देश में इमरजेंसी की गंभीर स्थिति का सामना किया था। प्रदर्शनी में विभिन्न तस्वीरें, दस्तावेज और ऐतिहासिक तथ्य प्रदर्शित किए गए हैं जो आने वाली पीढ़ियों को इतिहास की समझ प्रदान करे। दिल्ली सरकार में और आगे चल, पीछे चले यार। भाई क्या कर रहे हैं यार? आशुतोष ऊपर कर रहा है। थोड़ा पीछे रहो भाई। आशुतोष यार निकल लो, पीछे छोड़ दोगे, पीछे निकलो। चलो यार थोड़ा पीछे लो, क्या थोड़ा पीछे रूम कर लोगे आप में, तो होगा यार। और पीछे चलो यार, पीछे चलो यार। हाथ पकड़ के चलते हो सर। अनिल शर्मा जी, आप चलो पीछे चलो यार, पीछे चलो, थोड़ा पीछे जाओ भाई, पीछे चलो, आराम से चलो 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 आगे बढ़ो। चलो सर यार, पीछे चलो आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
संजय राउत बोले, इंदिरा गांधी ने संविधान का सम्मान करते हुए आपातकाल लगाया। शिवसेना यूबीडी के सांसद संजय राउत ने इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए 1975 के आपातकाल का बचाव किया। राउत ने कहा कि इंदिरा गांधी ने संविधान का पूरा सम्मान करते हुए उस समय आपातकाल लगाया था, जो लोकतंत्र में संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस संविधान हत्या दिवस कहना गलत है। संजय राउत ने कहा कि इंदिरा गांधी ने संविधान का पूरा सम्मान करते हुए उस समय आपातकाल लगाया था, जो लोकतंत्र में संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसे संविधान हत्या दिवस कहना गलत है। संजय राउत ने यह भी कहा कि इंदिरा गांधी चुनाव जीतने के लिए जोड़ तोड़ या पैसे का इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। उन्होंने इंदिरा गांधी को लोकतंत्र की चौकीदार बताया। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश में एक अघोषित आपातकाल लागू है, जिसका सामना जनता को करना पड़ता है। ये व्यवस्था है हमारे संविधान में, जब देश की अंतर्गत सुरक्षा को बाहरी शक्ति से या अंदरी शक्ति से कोई धोखा उत्पन्न होता है, हाँ, कोई अराजकता फैलाना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की मंजूरी से आपातकाल लगा सकते हैं। ये संविधान में दिया हुआ अधिकार है किसी भी सरकार को, और इंदिरा गांधी ने संविधान का पूरा सम्मान करते हुए ये उस वक्त आपातकाल लगाया था। ये इंदिरा गांधी थी जिसने लोगों को सामने आकर कहा कि मैं स्थिति सुधर जाएगी तब ये आपातकाल में पीछे ले लूंगी, और इंदिरा गांधी ने आपातकाल पीछे लिया और चुनाव को भी तुरंत, वो 22 महीने के बाद चुनाव को भी सामने गई इंदिरा गांधी। ये लोकतंत्र है। किसी भी लोकतंत्र में आपातकाल को एक संवैधानिक मान्यता है, तो आप उसे संवैधानिक हत्या दिन या लोकशाही विरोधी दिन नहीं मान सकते, नहीं मान सकते आप। चुनाव इंदिरा गांधी ने हेरा फेरी करके चुनाव जीत सकती थी उस वक्त भी, जो आज हो रहा है, लेकिन आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी चुनाव का ऐलान किया। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, खुद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, उनकी पार्टी हार गई, इंदिरा गांधी ने वो स्वीकार कर लिया। आज ऐसा हो रहा है क्या? इंदिरा गांधी उस वक्त भी हेरा फेरी करके, दहशत और भय निर्माण करके, पैसों की बल से चुनाव जीत सकती थी, लेकिन इंदिरा जी ने वो नहीं किया, क्योंकि वो इंदिरा जी लोकतंत्र की रखवालदार थी, चौकीदार थी असली। आज क्या हो रहा है? आज की स्थिति से तुलना करो 2014 के बाद इस देश में 11 साल हो गए, अघोषित आपातकाल है, अघोषित आपातकाल है। हाँ, उस वक्त आप बोलते हैं कि तुर्कमान गेट में संजय गांधी ने बुलडोजर चलाया। आज तो हर दिन गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जात और धर्म पूछकर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आज उस वक्त अपोजिशन के लोगों को जेल में डाला था, लेकिन पूरी व्यवस्था थी जेल में, पूरी। इंदिरा गांधी खुद फोन करती थी अटल जी को, अडवाणी साहब को, पीलू मोदी को, पूरी व्यवस्था थी। हमारे जैसे लोगों को देश के मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डाला है, जो कोर्ट में बाद में बाइज्जत छोड़ दिया। तो यह आपातकाल नहीं है, ये आपातकाल का बाप है। अभी जो चल रहा है 10 साल में, ये आपातकाल का बाप है, ये इमरजेंसी का बाप है, और हम ये इमरजेंसी से गुजर रहे हैं। अब सुन लीजिए भाई, हाँ, जिस इंदिरा गांधी के आपातकाल में सभी भ्रष्टाचारी, कालाबाजारी जेल में थे, करीम लाला, हाजी मस्तान, ये बड़े बड़े जो नाम है अंडरवर्ल्ड के, वरदाराजन और ये भाई वो भाई, सभी जेल में थे, मिसा में। आज ऐसे सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में। आज ऐसे सभी, अगर आज करीम लाला, हाजी मस्तान जीवित होते तो बीजेपी के मंत्री होते या उनके पार्टी में बड़े अहदे पर रहते। यह फर्क है आपातकाल में। इंदिरा गांधी ने संविधान का हथियार जो है उसका इस्तेमाल किया और आपातकाल लगाया, संविधान की दायरे में आपातकाल लगाया है, जो संविधान में हमको अधिकार मिला है किसी भी सरकार को। लेकिन मोदी जी और उनकी सरकार ने अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी में सबको कुचल दिया है।
इसलिए मैं कहता हूं 10 साल में जो चल रहा है वो आपातकाल का बाप है। नोटबंदी क्या है, कितने लोग मारे गए, कौन पूछेगा आपको? अब मुझे बताइए। ऐसी बहुत सी बातें हैं मैं बोल सकता हूं, लेकिन ये संविधान हत्या दिवस की जो नौटंकी चल रही है वो 1975 की मत करिए। 2014 से 2025 तक जो आपातकाल देश में अघोषित आपातकाल जो चल रहा है, आप उसके ऊपर संविधान हत्या दिन मनाइए अगर आप में हिम्मत है तो। सर वहीं देखा गया कि राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया और देवेंद्र फडणवीस। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश को संकल्प लेना चाहिए कि ऐसे दिन दोबारा न आए, बोले शिवराज सिंह चौहान। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में कहा कि ये दिन स्वतंत्रता भारत के लोकतंत्र की इतिहास का सबसे बड़ा कलंक है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान हत्या करार देते हुए कि उस दिन संविधान की हत्या हुई और लोकतंत्र को कुचल दिया गया। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये वही पार्टी है जिसके डीएनए में तानाशाही है। इंदिरा गांधी ने सत्ता में बने रहने के लिए पूरे देश में लोकतंत्रता को कुचलने का प्रयास किया। मंत्री ने याद दिलाया कि 50 साल पहले अमानवीय अत्याचार हुए, मौखिक अधिकार छीने गए और वे स्वयं उस समय 16 वर्ष के थे। उन्होंने देश से अपील की कि इस काले दिन को याद रखते हुए एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा करें। हत्या दिवस के नाम से भी माना जाएगा, इंडिया के लोग इसको संविधान हत्या दिवस के नाम से मानेंगे ताकि वो याद कर सके कि इमरजेंसी में किस तरह के टॉर्चर्स हुए थे। पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके बताया कि इसको संविधान हत्या दिवस के नाम से मानेंगे। क्या बोलना चाहेंगे आज के दिन पे? संविधान की हत्या की गई इस दिन, लोकतंत्र को पैरों तले कुचल दिया गया। आज जो संविधान लेके घूमते हैं वो याद करें, यही कांग्रेस थी जिसके डीएनए में तानाशाही है और अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए पूरे देश में लोकतंत्र को रौंदने का, पीसने का, कुचलने का काम अगर किया था तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। आज भी याद है मुझे वो काला दिन, 50 साल हो गए। मैं तो तब 16 साल का था। कैसे अमानुषिक अत्याचार किए गए, पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया, मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, जिसको चाहो पकड़ो जेल में डाल दो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कुचल दी गई, छीन ली गई, प्रेस पे ताले डल गए थे, केवल नेताओं को जेल में नहीं डाला, उस समय प्रेस के साथ भी जो सुलूक हुआ, लोकतंत्र के आधार स्तंभ को भी कुचलने का काम किया, केवल इसलिए कि मैं ही सत्ता में रहूंगी, ना न्यायपालिका की सुनूंगी, ना संविधान की सुनूंगी, और जो आवाज उठाएगा वो जेल में जाएगा, कुचल दिया जाएगा। कई परिवार तबाह और बर्बाद हो गए, साधारण कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया, उनके घर और परिवार बर्बाद हो गए। मुझे याद है हसमत वारसी हमारे जनसंघ के नेता थे, मैं तो छोटा था, भोपाल सेंट्रल जेल में मैं भी बंद था। वो बीमार हुए, हम लोग गिड़गिड़ाते रहे, पेट में उनके भयानक दर्द था, 3-4 दिन वो तड़पते रहे, उनको इलाज की सुविधा नहीं मिली, और बाद में जब एकदम उनकी बीमारी ऐसी बढ़ी कि अब लगा के बचेंगे ही नहीं, तब ले जाया गया तो जाते जाते अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। युवा नेता थे, करंट लगाए गए लोगों को, बर्फ की सिल्ली पर लिटाया गया, हाथ पैर तोड़े गए। अब मेरे जैसे लोग, हम तो अपने स्कूल के प्रेसिडेंट थे, लगा के महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गलत शिक्षा पद्धति, इसके खिलाफ आंदोलन की जरूरत है तो जेपी मूवमेंट में शामिल हो गए। लेकिन डिफेंस ऑफ इंडिया रूल में हम बंद थे, हथकड़ी लगा के मारते हुए ले जाया गया और थाने में घुटनों पे डंडे और कोहनियों पे डंडे बरसाए गए। बताओ ये पैम्फलेट जो साइकिल स्टाइल बांटते थे कहां से आए? कि ये दिन भूलने लायक है? देश कभी ना भूले कि वो दिन
स्वतंत्र भारत के लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन है संविधान हत्या दिवस। और ये संकल्प ले देश कि ऐसा फिर कभी दोबारा नहीं होगा। जी सर, अगर बात करें मतलब उस टाइम पे आपका थॉट प्रोसेस। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ब्रजेश पाठक ने 1975 के आपातकाल पर कांग्रेस पर कसा तंज। उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज 1975 में लगाए गए आपातकाल की बरसी पर कांग्रेस पार्टी पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उस समय संविधान की पूरी धज्जियां उड़ाई थी और लाखों निर्दोष लोगों को जेल में डालकर लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया था। डिप्टी सीएम ने कहा कि उनका फर्ज है कि वे कांग्रेस के इन कृत्यों को देश की जनता के सामने पहुंचाए। साथ ही उन्होंने एक सकारात्मक पहल भी की और #EXIM-O4 मिशन का हिस्सा रहे भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को भी बधाई दी है। के दिन 1975 में कांग्रेस ने देश पर आपातकाल थोपा था। संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई थी। कांग्रेस पार्टी के कुकृत्यों को देश की जनता अच्छी तरह समझती है। हम सब कार्यकर्ता जन जन तक कांग्रेस के कुकृत्यों को पहुंचाने का काम करेंगे, उस काले अध्याय को याद दिलाने का काम करेंगे। जब संविधान सस्पेंड कर दिया गया था, पूरी तरह से जो हमारे अधिकार हैं, आने जाने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई थी, लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया था और केवल कांग्रेस ने अपने नेता की कुर्सी बचाने के लिए इसको कृत्य को किया था। आज हम सब कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में जाकर जन जन को बताने का काम करेंगे। एक सवाल और है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हाँ, शुभांशु शुक्ला आज अंतरिक्ष जाने वाले हैं और हम सब कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के लोग, पूरे देश के लोग इंतजार कर रहे हैं और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आज एक नया अध्याय लिखा जाएगा। शुभांशु जी को और उनके पूरे परिवार को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। राकेश शर्मा के बाद एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये दूसरे भारतीय हैं जो हाँ, शुभांशु शुक्ला हमारे लिए बड़ी उपलब्धि लेकर के आ रहे हैं और मैं उनके मिशन। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूरत में बारिश से बाढ़ की स्थिति, नगर निगम ने की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। सूरत नगर निगम की डिप्टी कमिश्नर स्वाति देसाई ने आज बारिश के कारण उत्पन्न बाढ़ की स्थिति पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैरिकेड और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, शहर के प्रभावित इलाकों में आवश्यक आवाजाही रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी का स्तर बढ़ गया है, जिस पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। स्वाति देसाई ने कहा कि नगर निगम की स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग टीम मिलकर पानी कम करने और निकालने के प्रभावी उपयोगों पर काम कर रही है। साथ ही सफाई के आक्रामक तरीकों को भी अपनाने की योजना बनाई गई है। करके उन्होंने हमको भी रिक्वेस्ट की है कि उनके जो कुछ संबंधी है यहाँ पे नजदीक में, वो वहाँ पे चले गए हैं और उनके साथ भी हमने सेफ कम्युनिकेशन किया है। और आप देख रहे हो यहाँ हमने सिक्योरिटी स्टाफ भी और हमने बैरिकेड्स भी कर दिया है ताकि यहाँ पे कोई भी अननेसेसरी मूवमेंट कोई भी लोगों की ना कर सके। अभी हमारा सुपरवाइजिंग यही हो रहा है कि जो खाड़ी का लेवल है, ऊपरवास में जो पानी गिरा है उसकी वजह से खाड़ी में जो पानी बढ़ा है और वो पानी जब तक धीरे धीरे उतरता नहीं है तब तक ये परिस्थितियां ये मॉनिटर की जा रही है। और हमारी जो कॉरपोरेशन की हेल्थ की टीम है और इंजीनियरिंग की टीम है, साइमल्टेनियसली दोनों अभी पानी कैसे हम पानी जैसे ही उतरता है खाड़ी में से और कैसे पानी का झड़प से निकाल कर सके और उसके साथ साथ उसकी सफाई की जुम्बेश भी कैसे हम एग्रेसिवली हम कर सके। और जो लोग वहाँ पे शेल्टर होम में रह रहे हैं वो वापस अपने यहाँ अपने परिस्थितियों में वापस आ सके, उसके लिए
प्री प्रिपेयर्डनेस प्लान भी हमने रेडी कर दिया है। हमारा अभी कंसंट्रेशन यही चल रहा है कि खाड़ी का मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। खाड़ी का जैसे ही लेवल डिक्रीज हो रहा है, स्लम और जितने भी इनलेट चैम्बर्स है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैक्सिमम पानी स्लम की हमारी जो स्ट्रॉन्ग वाटर लाइंस है वहां पे जल्दी से जल्दी हम डाइवर्ट कर सके और ताकि वो पानी इजीली खाड़ी से आगे निकल सके और ये जो पानी है वो झड़प से निकाल कर सके। उसके साथ साथ हमारी हेल्थ की टीम उसकी सफाई की कामगिरी, जिसके कारण भविष्य में रोगचाड़ा और दूसरी कोई परिस्थितियां न उद्भवे, उसके लिए संपूर्ण तैयारी हमने कर दी है। और जो शेल्टर होम है वहां पे भी उनके फूड पैकेट्स, उनकी पानी की और मेडिकल टीम, ये सारी व्यवस्था वहां पे की गई है। अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए देश और दुनिया की खबरों के साथ MNS न्यूज पर। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।